देखो, परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो हम परक्विजिट्स पढ़ रहे हैं वो ना हर एम्प्लॉय को मिलता नहीं है एक्चुअली, और ये सबके लिए टैक्सेबल भी नहीं होता। इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मोटर कार। इसको ध्यान समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट ये मैं बता दूंगा इसमें आता कौन सा केस है, तो वही याद कर लेना, ठीक है। मोटर कार फैसिलिटी बड़ा लंबा प्रोविजन है, बट आई विल टोल्ड यू कि कौन सा पार्ट आपको याद करना है जो मोस्टली एग्जाम में आता है, ठीक है। बोलो। देखो, अब यहाँ पे पहले करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। अब कभी कभी कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉयज को गाड़ी दे देती है। क्या दे देती है? गाड़ी देती है, कार देती है, ठीक है ना। अब गाड़ी दे रही है तो उसमें कई सारी कंडीशन है। पहली, गाड़ी दिया, पेट्रोल दिया कि नहीं दिया। गाड़ी दिया तो उसकी माइलेज कितनी थी, माइलेज कैपेसिटी के बेस पे टैक्स लगता है। दूसरा, गाड़ी ड्राइवर के साथ दिया या ड्राइवर हमें लगाना पड़ रहा है, या ड्राइव गाड़ी कैसे दी, गाड़ी मेरी है और कंपनी पैसा देती है पेट्रोल डीजल का, या गाड़ी कंपनी की है पेट्रोल डीजल मेरा ही लगता है। तो ये सारे बड़े सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। लेट्स डिस्कस वेरी सिंपली। केस कहता है इफ कार इज ओन्ड और हायर बाय एम्प्लॉयर, मतलब जो गाड़ी है वो किसने खरीद के दे रखी है, या किसकी है गाड़ी बताओ, मालिक की, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ कार इज ओन्ड और हायर बाय एम्प्लॉय, मतलब गाड़ी मेरी है और उसको खर्चे कौन देता है, गाड़ी के कंपनी। तो ये दो केस ब्रॉडली हो सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब पहला केस ध्यान से देखते हैं, पहला केस ध्यान से देखते हैं, और ये केस कहता है क्या, इफ कार इज ओन्ड एंड हायर। हाँ, गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी, पहला वाला केस। इफ कार इज ओन्ड एंड हायर बाय एम्प्लॉयर, मतलब जो गाड़ी है वो मैंने नहीं खरीदी, मुझे मेरे मालिक ने दी है, चाहे वो खरीद के दी हो चाहे वो उसकी किस्तें भर रहा हो, मेरी जेब से वो गाड़ी का पैसा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या है, अब इसके तीन पार्ट हैं, पहले वाले केस के तीन पार्ट। इफ कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली, मतलब गाड़ी मेरे मालिक की, गाड़ी मुझे दी गई और बोला गया इसमें घूमना मत, पिकनिक मत करना, सिर्फ ऑफिस काम के लिए दी गई, तो मेरा कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है, तो इस पे क्या करेंगे, नो टैक्स, कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं। बात समझ में आया? बोलो। हम्म। अगला केस करें, नेक्स्ट केस देखो। दूसरा केस है इफ कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस ओनली। ओहो, गाड़ी किसकी, मालिक की, और गाड़ी यूज कैसे हो रही है, पर्सनल पर्पस, मतलब मैं ऑफिस के काम में नहीं अपने पर्सनल पर्पस में यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कह रहा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, फ्यूल एंड पेट्रोल प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, एम्प्लॉयर ओड द कार प्लस हायर चार्जेस। ओहो, बड़ी सारी वैल्यू टैक्सेबल हो गई, देख रहे हो। अगर कार मुझे मालिक ने दी, पर्सनल यूज में करता हूं, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार क्या होगा, जितने उसके खर्चे हैं सारी टैक्स जुड़ जाएगी, मतलब उसका फ्यूल पेट्रोल, उसका ड्राइवर की तनख्वाह, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और 10% कॉस्ट ऑफ कार, ये सारी वैल्यू किसमें जुड़ जाएगी, मेरे टैक्स में, मेरी सैलरी में। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट केस, दोनों को मिक्स कर दो। दोनों को मिक्स मतलब, अब जो गाड़ी दी गई है वो पार्शली ऑफिस यूज भी होती है और पार्शली पर्सनल भी होती है, जो प्रैक्टिकली होता है। कोई पर्सन ना तो गाड़ी को ऑफिशियल यूज करता 100%, ना पर्सनल, दोनों काम के लिए यूज करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के गाड़ी की माइलेज, मतलब कंपनी ने कितनी अच्छी गाड़ी दी है उसकी हम देखते हैं माइलेज, ठीक है। अब माइलेज की बात करो, माइलेज होता है एक और दूसरा होता है उसके खर्चे कौन बियर करता है। तो ऊपर से वापस आओ, गाड़ी मिली मालिक की है और दोनों काम के लिए यूज होती है, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस। तो हम पहला केस क्या देखेंगे, एक्सपेंस गाड़ी का कौन पे करता है, मैं, यानी एक्सपेंस जो गाड़ी के है मैं पे करता हूं। तो टैक्स कितना लगेगा, 400 रुपये पर मंथ कार के, 600 रुपये पर मंथ ड्राइवर के। लेकिन ये कब, जब गाड़ी की जो कैपेसिटी है इंजन की वो 1.6 सीसी तक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, 1.6 सीसी तक का इंजन है तो लगेगा, अदरवाइज यहां पे आ जाएगा
दूसरा केस है गाड़ी मेरी दोनों सॉरी गाड़ी मालिक की दोनों में यूज होती है और एक्सपेंस कौन पे करता है, मेरा मालिक पे करता है एक्सपेंस, तो मेरा ज्यादा फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे टैक्स वैल्यू 1200 पर मंथ गाड़ी के हिसाब से, ड्राइवर का हमेशा सेम 600। ठीक है, सीसी कितना है, सीसी अगर सीसी 600 रुपए तक तो क्या होगा, सॉरी कहाँ गया, अगर गाड़ी बड़ी है, गाड़ी बड़ी है तो यहाँ पे लग जाएगा कितना, 1600 पर मंथ फॉर कार। ठीक है, अगर गाड़ी बड़ी है तो 600 और अगर गाड़ी छोटी है तो गाड़ी छोटी है 600, बड़ी है तो 1600 लग जाएगा, ये है डिफरेंस। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स केस था, ये आपको अगर समझ में आ गया तो गाड़ी का कॉन्सेप्ट सारा खत्म। और मैं आपको बता दूं ये वाला केस आना है, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस इन टर्म्स ऑफ मोटर व्हीकल फैसिलिटी। ठीक है, याद रहेगा ये, इसमें याद करने की जरूरत बहुत कम है, 600 ड्राइवर का याद रखना है और 400 और 1200। अब दूसरा केस आ जाओ, इफ कार इज ओन्ड और हायर बाय एम्प्लॉय। अब गाड़ी किसकी है, अब गाड़ी मेरी है, अब गाड़ी मेरी और गाड़ी के अंदर पहला केस किसका, सिर्फ मैं अपने यूज के लिए करता हूं, तो भाई गाड़ी मेरी अपना यूज ही करूंगा ना, नो टैक्स, यहाँ थैंक्स नहीं है, नो टैक्स, कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं। ठीक है, अब दूसरा, गाड़ी मेरी और यूज कैसे हो रही है, कार इज यूज फॉर, कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस है, दिस इज नॉट पर्सनल। एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे देखो सिमर, यहाँ पे दूसरा केस है, पहला था ऑफिशियल पर्पस, गाड़ी मेरी, हाँ सिमरपाल, यहाँ पे गाड़ी मेरी और ऑफिशियल पर्पस तो नो टैक्स। अब दूसरे केस में गाड़ी मेरी है, यूज मैं कैसे कर रहा हूं, पर्सनल पर्पस को। ठीक है, पर्सनल पर्पस, और पता चला कि जो एक्सपेंस है वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो भाई उतना टैक्स लगा देंगे जितना वो एक्सपेंस पे कर रहा है एम्प्लॉयर। बात समझ में आया, क्योंकि भाई गाड़ी मेरी है, मैं अपने घर के लिए यूज कर रहा हूँ, अब पता चला कितना टैक्स होगा, जितना एक्सपेंस पे करेगा एम्प्लॉयर। अब आप बताओ, अगर एक्सपेंस एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, मैं खुद कर रहा हूं, तो टैक्स होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ ये वाला केस जो आपके एग्जाम में आना है, ये वाला क्या, गाड़ी मेरी और दोनों यूज में हो रही है, ऑफिशियल और पर्सनल, तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइलेज देखेंगे, यहाँ भी माइलेज देखेंगे, और माइलेज के लिए क्या देखेंगे, दो केस देखेंगे, एक्सपेंडिचर कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो कितना हो जाएगा टैक्सेबल, 1200 कार के लिए, 600 ड्राइवर के लिए, सेम है ऊपर जैसा। अब एक्सपेंडिचर कौन पे कर रहा है, एक्सपेंडिचर पेड बाय, this is एक second, this is first of all employee and this is employer, first case is employee and second case is employer। एम्प्लॉय पे कर रहा है 12,600, एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो 1600 गाड़ी का, और ड्राइवर का तो सेम ही याद रखना है 600। ठीक है, बोलो, खत्म, गाड़ी वाला काम खत्म। नाउ बैक टू अ प्रैक्टिकल पोर्शन, तब हम करेंगे अगला कोई प्रोविजन, अदरवाइज ये मोनोटोनस हो जाएगा। This one, yes, this one. R furnishes you the following information for previous year. R previous year in exam is 2021, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। 2021 में R furnishes कर रहा है इंफॉर्मेशन, कह रहा है बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ और 6,000 पर मंथ, ये दो क्यों दी हुई है अभी देखते हैं। डियरनेस अलाउंसेस है, ये डियरनेस अलाउंसेस 6,000 है, दिस इज नॉट 15, तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई आपकी बताइए, बेसिक सैलरी कितनी हो गई, 15,000। ठीक है, और ये डीए कितना दिया हुआ है, दिस इज योर 6,000, दिस इज योर 6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ क्या हो गया डीए, और बेसिक सैलरी में यहां लिख देता हूं कितना, 15,000 पर मंथ। क्लियर, ये क्वेश्चन है आपको करना है ये। ठीक है, और ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में समझाया, क्या 60% ऑफ विच इज पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब अगर जहां पे डीए होगा तो डीए में इफ वाले प्रोविजन में आपको 60% डीए ही लेना है, 60% ही रिटायरमेंट पार्ट का बेनिफिट है। ये समझ में आया, बात समझ में आई, यस और नो दोबारा बताऊं,
डीए सैलरी में तो पूरा ले लेंगे, लेकिन जब कोई सैलरी मीनिंग ऑफ सैलरी में निकालेंगे और वहां पे इफ वाली कंडीशन होगी तो वहां पे हम 60% ही लेंगे। ठीक है, बोलो। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 पर मंथ। डियरनेस अलाउंसेस मैंने समझाया 6000 पर मंथ है, और ये 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम जो कर रहे हैं आर आर की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें इस क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, बताओ हम क्या लिखते हैं फॉर्मेट में। हमारे पास होता है एक फॉर्मेट, क्या लिखेंगे बताओ, पर्टिकुलर्स, दूसरे में अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी आप लिखोगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में, और क्या लिखोगे, बेसिक सैलरी क्या होती है, फुली टैक्सेबल होती है। तो बताओ 15,000 इंटू 12 कितना हुआ, बताइए। मैं अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा, पर्टिकुलर्स के फिगर्स बताता जा रहा हूँ। 50,000 इंटू 12 कैलसी है, मैं करूं, अगर नहीं है तो मैं करता हूं फिर। क्या हुआ, 1,80,000। 15,000 इंटू 12 कितना आ गया, 1,180,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, डियरनेस अलाउंसेस, डीए। ये कितना मिलता है, 6,000 इंटू 12 कितना हो गया, 72,000। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का प्रोविजन याद है क्या आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन किसको मिलती थी। अब इसको पेज, हाँ ये बाद में, ये हम करेंगे जब एचआरए निकालेंगे या कोई परक्विजिट्स निकालेंगे, तो वहां पे जो मीनिंग ऑफ सैलरी थी तो वहां पे हम 60% लेंगे। अभी हम कैलकुलेशन में, बेसिक सैलरी कैलकुलेशन में, मतलब पूरे फुल फ्लेज में हम पूरा ही लेंगे। समझ में आया आपको, जब हम कोई वो निकालेंगे, कोई परक्विजिट, और जहां पे हम निकालते थे ना मीनिंग ऑफ सैलरी, वहां पे 60% लेंगे। ठीक है, इफ वाली कंडीशन में। अभी आने तो मैं समझाता हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मैं आपको समझा देता हूँ और इसका एक बार प्रोविजन दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे आ जाओ आप। दिस इज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली टैक्सेबल है। अगर ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्वेश्चन में डिटेल दी होती। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डिटेल नहीं दी, इसका मतलब ये कौन सा एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट, तो हम क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल। अदरवाइज इसको हम क्या करते, 1 2 3 विच एवर इज लेस वो माफ कर देते, बाकी सारा टैक्सेबल। ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। फुली टैक्सेबल मतलब, नाउ कम टू द क्वेश्चन। कितना एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, 500 पर मंथ, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 500 इंटू 12, 6,000। क्लियर। नाउ कम टू हाउस रेंट अलाउंसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंसेस जिसमें गलती हो सकती है। तो सबसे पहले आप लिखिए एचआरएस को मिला कितना है, एचआरएस को मिला है 6,000 पर मंथ। तो कितना मिला टोटल, 6,000 टू 12 कितना हो गया, 72,000। अब इसकी लिमिट याद है आपको, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल, एक्चुअल मतलब जितना मिला वो, तीन में से कम माइनस करेंगे, पहला एक्चुअल। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यस, तो एक्चुअल रेंट पेड दिया हुआ है और ये दिल्ली में रहता है, एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ है, तो 7,000 टू 12 कितना हुआ, 84,000। ठीक है, और अब देखो 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी में क्या लेते हैं, बेसिक डीए कमीशन। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी आई थी, 180 बेसिक आई थी, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और डीए हमारा आया था 6,000 इंटू 12, डीए हमारा आया था 6,000 इंटू 12, जो कि आया था 72,000, उसका अब 60% लेंगे। बात समझ में आया, 6,000 टू 12 का 60%, जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो 72,000 का जरा निकालो 60%, 43,200। कमीशन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दो, 180 प्लस 43,200 इंटू का 10% निकालो, कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 22,300।
320 माइनस करो इसको, 84 में माइनस करो, ये आ जाएगा आपका सेकंड लिमिट आ गई 61680। क्लियर है? ठीक है, तीसरा करेंगे 40% 50%, क्योंकि ये दिल्ली में है तो कितना करेंगे 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में फिर से वही बेसिक और 60% डीए, मतलब 43,200। ठीक है, क्लियर? जो ऊपर निकाला वही 43 इंटू 600 यहाँ पे, तो 50% कितना आएगा इसका 180 प्लस 43,200, 43,200 इंटू का 50% कितना आएगा 1,11600। अब इनमें से लोअर क्या आया ये बताओ, इनमें से लोअर क्या आया? तीन चीजें हमने निकाली एचआरए में, एक सेम 72, दूसरा निकाला 61,680, तीसरा 1,11,600। तो लोअर क्या आया 61,680 इज द लोएस्ट। बोलो, तो 70,000 में से माइनस कर देंगे, वो बच जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। कम टू द क्वेश्चन अगेन। एचआरए तक हमारा हो गया, ये हो गया। एजुकेशन अलाउंसेस, क्या याद है आपको कितना माफ होता है? एजुकेशन अलाउंसेस 3 बच्चों का मिला है 200 पर मंथ पर चाइल्ड, हमें पता है इसकी माफी होती है 100 पर मंथ पर 2 चाइल्ड। तो एजुकेशन अलाउंसेस कितना टैक्सेबल हो जाएगा? एजुकेशन अलाउंसेस हमें मिला है 200, हम कितना माफ करेंगे 100, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 12, इतना टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? हमें मिला है कितना, दो हमें मिला है 200 पर मंथ, माफ होता है 100 पर मंथ, तो कितना ज्यादा मिल गया 100, तो हम टैक्सेबल कितना कर देंगे 100 इंटू 2 इंटू 12, कितना आएगा? क्लियर है? 2400 ही आएगा। Yes, come to the next. Transport allowances for commuting from residence to office and back. अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, क्या ये कंपनी भी ट्रांसपोर्ट का काम करती है? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को नॉर्मल ट्रीट करेंगे और इसकी हम पता करेंगे कितनी लिमिट होती है। तो एक बार आप आ जाओ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की क्या लिमिट है, ये देखो। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अगर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है तो 70% और 10,000 जो कमाएगा, लेकिन ये इस कैटेगरी का नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यहाँ पे देखेंगे 1600 और 3200, तो नॉर्मल केस में कितना होगा 1600 पर मंथ माफ हो जाएगा। इसको मिला कितना है 1600 पर मंथ माफ हो जाएगा, तो इसको मिला कितना है 43 पेज पे वापिस आते हैं। इसको मिला है ट्रांसपोर्ट 2400, तो कितना एक्स्ट्रा मिला ये बताओ? माफ है 16, इसको मिला है 24, कितना टैक्सेबल कर देंगे 24 माइनस 16, 800 वुड बी टैक्सेबल वैल्यू। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में हम लिख देंगे 800 इंटू 12, कितना आएगा ये? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बोलो। नेक्स्ट, अगला हमारे पास है मेडिकल अलाउंसेस, ही स्पेंड 5000 फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट 1000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस उसे मिला है 1000 पर मंथ, और लंच सॉरी, और उसने खर्चा किया है 5000। अब ये बताओ मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, लिमिट वाला है, क्या है? वापिस आपको प्रोविजन पे जाना पड़ेगा। अलाउंसेस फुली टैक्सेबल एक बार देख लेते हैं कि कहीं ये फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में तो नहीं आता मेडिकल अलाउंसेस। ये देखो, मेडिकल अलाउंसेस कौन सा कैटेगरी है, फुली टैक्सेबल। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये पूरी स्टोरी बताई थी, वो मेडिकल फैसिलिटी थी, ये मेडिकल अलाउंसेस है। मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिलती है तो उसकी लिमिट है, उसका क्राइटेरिया है, बट मेडिकल अलाउंसेस मिल रहा है आपको, बीमार पड़ो या ना पड़ो तो फुली टैक्सेबल है, तो जितना मिला सारा टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर? कितना मिला था इसको? मेडिकल अलाउंस इनको मिला था 1000 पर मंथ, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ही स्पेंड गलत कर रहा है, क्यों? ये साथ सोच रहा है कि हम इसको स्पेंड समझ के और डिफरेंस पे टैक्स करें। नो,
इसको हमें पता होना चाहिए फुली टैक्सेबल है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 टू 12 कितना हो जाएगा मेडिकल अलाउंसेस 12,000 इज अ फुली टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोलो। लंच अलाउंसेस भी सेम कैटेगरी है, लंच अलाउंसेस भी सेम कैटेगरी है अनटिल अनलेस हमें मील ना दिया हो। ठीक है, ये स्पेंड वाली कैटेगरी फालतू है। तो 200 पर मंथ कितना हो गया 200 पर मंथ। लंच अलाउंसेस इज फुली टैक्सेबल 2400 इज टैक्सेबल वैल्यू। खत्म। क्वेश्चन डन। बोलो क्वेश्चन डन। नाउ लेट्स टोटल इट। ये हमारे पास आएगी ग्रॉस सैलरी। क्या आएगी हमारे पास ग्रॉस सैलरी कितना आएगा जरा बताना। यहाँ तक का टोटल करेंगे तो ये आएगा 126,320 ये आ गया। अब यहाँ से माफी देंगे क्या क्या चीजें याद है आपको? स्टैंडर्ड डायरेक्शन देंगे जो कि 50% है, एक तो 50% वाली देंगे, एक एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की वो देंगे और एक प्रोफेशनल टैक्स की देंगे जो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 50% कितना आ गया ग्रॉस सैलरी का 50% निकालो 126,320 का हाफ करो, ये आ गया 63,160। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना? हाँ ये सारे ऐड हुए ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओहो ओहो ओह सॉरी, इसको एक जीरो मैंने कम लगाया तो ये आएगा वैल्यू आएगी 288,320। सही है, सही है। अब तो 50% आ गया 144,160। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना माफ करेंगे? ये जो ऊपर ऐड हुआ था लेस हो जाएगा। ठीक है, बोलो। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स में है नहीं, नील। यहाँ तक हमारा क्या आ गया? नेट सैलरी बोलो या टैक्सेबल सैलरी बोलो। क्लियर। कितना आ जाएगा ये? इस वैल्यू में दोनों माइनस करो, दिस वैल्यू subtracted by this and this is 140,160. This is taxable salary of Mr. R. बताओ कोई प्रॉब्लम? Now come to the gratuity question. अब मैं इसका डेट आपके साथ साथ चेंज कर देता हूं। R joined the service on 1/6/1998. He retired from his service 2006, यहाँ पे 2006 में ये रिटायर हो गए, and receive ₹11,20,000 as gratuity. At the time of retirement, his basic salary was 70,000 per month and dearness allowance 35,000 per month, 60% of which part of salary. Compute the amount of gratuity exempt from tax and amount to be included gross salary. He is covered under Payment of Gratuity Act. वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं। तो इसको हम लोग पहले मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको पहले डेट को चेंज कर लेते हैं। हम इसको अपने प्रीवियस ईयर में लेते हैं ताकि पता रहे कि हमारे प्रीवियस ईयर में रिटायर हुए हैं। तो कुछ नहीं करना, बस आपको ईयर अपने हिसाब से लेना है। दिस बिकम 2020 और इसको हम कर देते हैं 2008। खत्म, अपडेट हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब पहले हम लोग ग्रेचुटी एक्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट हमारा क्या था पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम समझ जाएंगे। और ग्रेचुटी में भी कौन सा केस है ये देख रहे हो? ग्रेचुटी में भी कौन सा केस है जिसमें वो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है? कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट वालों का प्रोविजन हम लोग देखते हैं उसमें कितना एग्जेम्प्ट होता है। दिस इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रेचुटी, ये हमें नहीं देखना। दूसरा, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, ये हमें देखना है। और तीसरा होता है अदर एम्प्लॉय, इसे हमें नहीं देखना। दिस इज आवर क्वेश्चन पार्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रेचुटी कितनी टैक्सेबल होती है? 3 में से कम।
3 में से कम कितना? ग्रेचुटी रिसीव 15/26 लास्ट ऑन सैलरी 10 लाख की लिमिट। तो आपको ग्रेचुटी में 3 लिमिट पहले लिख लो आप। पहली लिमिट क्या है बताओ? ग्रेचुटी रिसीव्ड, बोलो। ग्रेचुटी रिसीव पहली लिमिट हो गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी कहता है 15/26 और लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। नंबर ऑफ ईयर सर्विस में क्या समझना है हमें? अगर वो 6 मंथ से ज्यादा काम कर लेगा तो 1 ईयर मान लेंगे। और लास्ट लिमिट 10 लाख है। लास्ट लिमिट 10 लाख है, जो कम होगा वो माफ हो जाएगी, बाकी ग्रेचुटी टैक्सेबल। और यहाँ पे जो लास्ट ऑन सैलरी लोगे उसमें क्या लोगे? बेसिक प्लस डीए और कमीशन। क्लियर? चले क्वेश्चन पे, बोलो। कम टू द ग्रेचुटी क्वेश्चन कहाँ गया? यही है ना? यस। अब आ जाओ आप। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगी? तो एग्जेम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले रिसीव को पकड़ेंगे। रिसीव कितना रिसीव हुआ है बताओ? 11,20,000। पहली लिमिट हमारी ये हो गई 1120। आ जाओ एक्सेल शीट पे, यहाँ पे मैं कराता हूँ। पहली लिमिट क्या हो गई? रिसीव क्या हुई? 11,20,000 हमारी पहली लिमिट। एक जीरो और। दूसरी लिमिट क्या कहती है? इज इक्वल टू 15/26, ये तो हो गया एवरेज, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वो रिटायर हुआ था उसको उसकी सैलरी कितनी थी? बेसिक सैलरी 70 एंड डीएनएस अलाउंसेस 35। अब यहां पे बताओ डीए लेंगे या नहीं लेंगे? बेसिक एंड डीए लेंगे या नहीं लेंगे? आई मैंने ऊपर कराया था, इफ लिखा था, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा तब लेंगे। यहां पे कहीं ऐसा लिखा है डीए के पास? बताओ। हाँ, ये लिखा 60% ऑफ विच। समझ में आया? तो मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक और डीए का 60% जोड़ेंगे। बात समझ में आई आपको? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कैसे आएगी? लास्ट ड्रॉन सैलरी आएगी, इसका बेसिक कितना है? बेसिक कितना है बताओ लास्ट ड्रॉन सैलरी में? 70 बेसिक और प्लस डीए कितना है? डीए कितना है? 35,000। 30 का कितना लेंगे? 60%। 30 का कितना लेंगे? हाँ, 35 का 60% इंटू का 0.60, ये हम करेंगे। अब आप बताओ कितना आ रहा है? लेकिन अभी और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस। कितने साल काम किया इन्होंने? इन्होंने 2008 में ज्वाइन किया और 17 नवंबर 2020 को छोड़ा। तो यहां से यहां तक पीरियड काउंट करना जरा। 2008 से पहले 2020 तक आओ, कितने साल हो गए गिनो? 2008 से 16 2020 तक आओ, कितने साल हो गए? 16 2008 से 16 2020 तक कितना साल हो गया? टेन कैसे हो गए? दोबारा गिनो। 2008 से 20 तक 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 12 ईयर हो रहे हैं ना? 12 ईयर है ना? नहीं समझ में आया? 16 2008 से 12 ईयर, ठीक है। तो 12 ईयर तो पूरे ही हो गए, अब कुछ मंथ भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है। 16 से लेकर के 17-11 तक हुआ है, तो 16 से 1-11 तक कितने मंथ हो रहे हैं जरा देखो। 1 जून से 11, क्या 6 प्लस मंथ हो पा रहे हैं? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 मंथ
पूरे नहीं हुए, 5 मंथ कुछ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देंगे अब, यानी कितना साल होगा, सिर्फ 12 ईयर। क्लियर? तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस में 12। करो इसको, अब सॉल्व करो। 15/26, 70 प्लस 35% का 60% का 12, तो रिवर्स करो आप। कर लिया, सही किया ना आपने? पहले आप 70 प्लस 35, पहले आप ऐसा करो 35,000 इंटू का करो 60%, है ना, उसमें जोड़ो कितना 70, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, फिर करो 15 डिवाइड बाई 26। 6,30,000 is the second limit. 630 is the second limit and third one is flat 10 lakhs. तो सबसे कम क्या आया, 630 आया। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है हमने दोनों आंसर निकाल देंगे हम दोनों। क्या पहले पूछ रहा है कितनी ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी, एग्जेम्प्ट कितनी होगी बताओ, जो हमने लोवेस्ट निकाला, लोवेस्ट कितना आया 630 विल बी एग्जेम्प्टेड। और फिर पूछ रहा है कितनी सैलरी इंक्लूड होगी, सॉरी कितनी ग्रेच्युटी इंक्लूड होगी सैलरी में, कितनी इंक्लूड होगी, जितनी मिली माइनस एग्जेम्पशन वैल्यू। कितनी मिली थी 1120 माइनस 630, कितना टैक्सेबल हो जाएगा 1112, उसको मिला 11,20,000, 490 विल बी टैक्सेबल ग्रेच्युटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हो गया ग्रेच्युटी वाला कॉन्सेप्ट भी। नाउ आई होप यू विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। 9th ट्राई करना, सिर्फ ग्रेच्युटी के ऊपर है, और अगर आप कर सकते हो तो 10th भी ट्राई करना, ग्रेच्युटी के ऊपर है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है? और जितने चैप्टर पहले हो चुके हैं उसको भी करो, जो डाउट्स आए किसी भी टाइम पूछो, ठीक है?